हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस यानी मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड ईयर में हैं। उनके पास में जो है एमपीएसई का सब्जेक्ट है और उसमें भी वो 001 वाले सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इस बुक का नाम है भारत और विश्व। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत की विदेश नीति, इससे 2 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पक्का है आना है और आपको 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो सोचो 2 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ से कर लिए तो आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये आज का क्वेश्चन है कि भाई भारत की विदेश नीति के विकास में या फिर भारत की विदेश नीति के निर्धारण में एनडीए सरकार की क्या भूमिका थी। यहाँ पर आप सभी के लिए एनडीए ना लिखकर ध्यान रखना है, राजक भी लिखा जा सकता है, राजक सरकार। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। पहली बात तो दोनों सेम ही चीज है, राजक सरकार या एनडीए लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात तो कब ये सरकार आई, किस तरीके से भारत की जो विदेश नीति में इसकी क्या भूमिका रही, सारी डिटेल वाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो एनडीए की सरकार है, 2 ही गठबंधन है हमारे, एक एनडीए का है, एनडीए जिसे हम बीजेपी का गठजोड़ कहते हैं, और दूसरा है आप सभी के लिए यूपीए जिसे हम क्या देखते हैं, कांग्रेस का गठजोड़ देखते हैं या गठबंधन देखते हैं। तो एनडीए की सरकार का मतलब बीजेपी की सरकार या बीजेपी जो भी जिन पार्टियों से अलायंस करती है तो ये उनकी गवर्नमेंट राजक कहलाती है। आपको यहाँ पर पहले ये क्लियर हो गया। अब इनकी सरकार कब बनी, तो 1998 में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने 1998 में। जब राजक की सरकार बनी तो ये क्या थी, एक बहुदलीय सरकार थी। यहाँ पर ये बहुदलीय शब्द क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि एक ही पार्टी नहीं, मैंने बताया बीजेपी के साथ में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जुड़ी थी वो सभी इस अलायंस का हिस्सा थी और इसे हम बहुदलीय सरकार की व्यवस्था कहते हैं। अगर हम देखें इसमें कितने राजनीतिक दल शामिल थे, तो 13 राजनीतिक दल मुख्य रूप से शामिल थे। और ये सरकार कब तक चली, तो महज सिर्फ 10 महीने से ज्यादा नहीं चल पाई, 10 महीने से भी कम का कार्यकाल रहा। और ध्यान रखना है जो ये एनडीए, एनडीए का पूरा नाम देखो, शॉर्ट में एन से है नेशनल, डी से है डेमोक्रेटिक और ए से है अलायंस। एनडीए का पूरा नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे शॉर्ट में राजग भी कहते हैं। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वाला जो ये सरकार थी या गठबंधन वाली जो ये अलायंस थी, ये फिर आगे चल के दोबारा सत्ता में आई। पहले तो सिर्फ 10 महीनों तक रही और उसके बाद फिर दोबारा सत्ता में आई। पहली जो बहुदलीय सरकार थी, ये पहली ही सरकार थी जो बहुदलीय थी, जो कि लगभग 4 वर्षों तक अपने कार्यकाल को निभा पाई। आपने देखा, एक तो 1998 में इसकी सरकार बनी, फिर 1998 में गिरी, फिर 1998 में दोबारा बनी, और ये जब सेकेंड टाइम 1998 में दोबारा बनी तो ये 4 वर्षों तक रही। इससे पहले अगर हम देखें तो अगर भारतीय शासन व्यवस्था में तो 1977 से 1980 तक एक और जनता पार्टी की सरकार रही थी। जहां पर जनता पार्टी की बात हो रही है, ध्यान रखना है। लेकिन ये पूरे 4 साल तक शासन में नहीं रही, 4 साल तक ही शासन में रही एनडीए। इस बीच में इन्होंने कई सारी ऐसी घटनाएं घटाई जिसकी वजह से हम देखते हैं भारत की विदेश नीति प्रभावित हुई। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें आपका परमाणु हथियार, तो परमाणु हथियार यानी एटॉमिक जो पावर है, इसके बारे में बात करेंगे। 10 महीने के कार्यकाल के दौरान सरकार ने विदेश नीति में मुख्य रूप से परमाणु शस्त्र को विकसित करने के लिए और पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सुधारने की दिशा में प्रयास किए। 2 ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला कि भाई भारत अपना परमाणु परीक्षण कर ले। हालांकि इससे पहले भारत अपना परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के शासनकाल में कर चुका था, परंतु उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं थी। और भारत, हम देखते हैं कि 1998 में पाकिस्तान ने और ठीक उसी समय चीन ने दोबारा परमाणु परीक्षण किया। तो भारत के लिए भी ये काफी ज्यादा जरूरी बन गया था कि भारत भी पूरी दुनिया को ये संदेश दे कि हमारे पास भी जो परमाणु हथियार है वो इतने इनफ और इतने सफिशिएंट है कि अगर कोई देश कल को हम पे हमला करता है तो हम इन हथियारों का उपयोग अपनी आत्मरक्षा में कर सकते हैं। तो जनता पार्टी उस समय जो एनडीए की मुख्य रूप से भूमिका निभा रही थी, जनता पार्टी, उसने क्या किया, उसमें हम इस समय बेसिकली देखेंगे तो उसने अपना मेनली फोकस एक तो पाकिस्तान से अपने रिलेशन को अच्छे बनाने में, संबंध सुधारने में, और दूसरा परमाणु क्षमता को विकसित करने में लगाया। जब ये सत्ता में आई, जब ये पार्टी सत्ता में आई तो इसने परमाणु परीक्षण का
जो योजना है उसको बनाना शुरू कर दिया ताकि भारत को अपनी स्थिति को सुधारा जा सके, भारत अपनी स्थिति को क्या कर सके, सुधार सके। इसी के बाद हम देखते हैं 11 मई 1998 में क्या हुआ। 11 मई, इससे पहले भी जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो वो मई के महीने में था। और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में कब परमाणु परीक्षण किया गया। मई का ही महीना था, पोखरण नाम की जगह थी और ये जैसलमेर के निकट में। तो आप देखेंगे भारत ने कितने परमाणु परीक्षण किए, तो 3 परमाणु परीक्षण करके समूचे विश्व को यानी पूरे विश्व को चकित कर दिया, पूरे विश्व को ये दिखा दिया। क्योंकि उस समय जो अमेरिका था वो भारत पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा रहा था कि अगर आपने परमाणु परीक्षण किया तो आप युद्ध के लिए तैयार हो जाना। ये आप बिल्कुल ही क्लियरली आप पढ़ सकते हो कहीं पर भी, वैसे इस पे मूवी भी बनी है तो आप मूवी भी देख सकते हो। आप देख सकते हैं 13 मई को 2 और परमाणु परीक्षण किए गए और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा किया कि भैया अब जो है भारत और परमाणु जो है परीक्षण नहीं करेगा। भारत क्या बन चुका है, एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुका है, परमाणु संपन्न देश बन चुका है पूरी तरीके से। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह घोषणा भी करी थी कि भारत अब कोई अन्य परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, क्योंकि जितने हमें डाटा चाहिए था परमाणु परीक्षण का उतना डाटा हमें मिल चुका है। और वाजपेयी जी ने एक बात ये भी कही थी कि भारत उस समय जितने भी भारत के पास परमाणु है उसकी वो न्यूनतम परमाणु रखेगा। न्यूनतम का मतलब है कम से कम परमाणु रखेगा। इससे पहले अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी ने 1976 में मई के महीने में इस समय परमाणु परीक्षण किया था। बट अब यहां पर आप देखेंगे तो इसी समय 1982 में इस समय भी इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण करने की कोशिश करी। और आगे चल के जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने भी परमाणु परीक्षण की कोशिश करी थी। परंतु हम देखेंगे कि इस समय इस परीक्षण की जो हमारी कोशिश थी, जो तैयारी थी, इसकी खबर जो है अमेरिका के जो खुफिया एजेंसी है CIA गुप्तचर विभाग उसको लग गया था और भारत को अपनी योजनाओं को बंद करना पड़ा, क्योंकि भारत पर अंतर्राष्ट्रीय जो है दबाव डाला जा रहा था। इस परमाणु परीक्षण की योजना को बनाना इसी समय से स्टार्ट हो गया था कि भाई भारत दोबारा से परमाणु परीक्षण करेगा। इस जगह फिर से एक और बार कोशिश भी हुई लेकिन यहाँ पर सफलता नहीं मिली। और आगे चल के 1998 में हमने क्या देखा कि 11 से 13 मई तक, कब से 11 से 13 मई तक भारत ने क्या किए, अपने 3 परमाणु परीक्षण किए। कितने? 3 परमाणु परीक्षण किए। ध्यान रखना है, परमाणु परीक्षण किए। और तीनों परमाणु परीक्षण के बाद में पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि भाई भारत भी परमाणु संपन्न देश है। अब हम बात करेंगे, देखो स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी कि भाई संबंध सुधारने की बात हुई थी, तो संबंध किससे सुधारने की बात हुई, तो अब बच्चा ये बात बता देगा मुझे, पाकिस्तान से। तो 1999 में पाकिस्तान से हमने संबंध सुधारने की कोशिश करी। और साथ ही साथ में हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे पहला कदम क्या उठाया कि भाई प्रधानमंत्री जो कहाँ के, पाकिस्तान के, उस समय कौन थे प्रधानमंत्री, तो याद रखना नवाज शरीफ, उनसे मिलने के लिए भाई लाहौर बस यात्रा जो है वो शुरू की गई। लाहौर बस यात्रा यानी भारत के लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं घूमने के लिए, अपने किसी फैमिली मेंबर रिश्तेदार से मिलने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 1947 से पहले भारत पाकिस्तान एक ही देश था, एक ही मुल्क था। और यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे भारतीय के जो मूलवासी हैं वो वहां रह गए, पाकिस्तान के मूलवासी हैं जो भारत में रह गए। तो उस समय इस यात्रा में जो हमारे पंडित इस समय जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वाजपेयी जी जो है वो क्या करते हैं, वो पाकिस्तान गए और वहां पर उन्होंने मीनार ए पाकिस्तान वहां पर भी गए। वहां पर ये मीनार ए पाकिस्तान किस चीज का प्रतीक है, तो भाई भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 धर्मों का राष्ट्र। भारत का जो बंटवारा भी हुआ था तो वो 2 धर्मों के आधार पे ही हुआ था, 2 मुल्कों का देश। तो भाई उस समय इस चीज को स्वीकार कर लिया गया, चलो ठीक है भाई आपने देश का बंटवारा किया, हम संबंध अपने अच्छे करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ये बात सोच के चल रहे थे। परंतु हम देखते हैं कि उस समय हमें पाकिस्तान के साथ हम जैसे संबंध रखने की कोशिश कर रहे थे, आसान बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो हमारे लिए थोड़ा सा विरोधी साबित हुआ। सबसे पहली बात तो उसी समय देखो कि हिंदू महासभा जो है वो समाप्त हो गई थी और राष्ट्रीय जो जनतांत्रिक गठबंधन है NDA, उसके प्रमुख शासक दल भारतीय जनता पार्टी की विभाजन को रद्द करने के बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। यानी उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जब गए तो भारत के अंदर थोड़ा सा आक्रोश बढ़ गया। हिंदूवादी जो पार्टियां थी उन्होंने अपना गठबंधन, अपनी जो अलायंस, अपनी पावर्स को कह दिया कि नहीं भाई ये तो हमारे लिए हितकारी देश ही नहीं है, ऐसे देश के साथ हम अपने संबंध कैसे अच्छे बना सकते हैं, तो हमें ऐसे देशों के साथ संबंध स्थापित नहीं करना, ऐसा कहना था। इसके बाद में हम देखते हैं आगे चल के लाहौर की बैठक के पश्चात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कश्मीर पर निर्णय शायद इस वर्ष हो जाएगा।
और उस समय जो भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी हैं, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 50 साल बाद अब शायद ऐसा हो सकता है कि भाई हमारे जो मानचित्र है उसमें अब जो है कुछ सीमाएं फेरबदल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट ऐसा है जो पाकिस्तान को हमें देना पड़ जाए, या पाकिस्तान का जो पार्ट है वो हमें लेना पड़ जाए कश्मीर का, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर है। तो ये शायद भौगोलिक परिवर्तन होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब 1999 में दोनों राष्ट्रों के बीच में कारगिल युद्ध हो गया, एक तो कश्मीर को लेकर ही, और साथ ही साथ जब आगरा में एक बैठक भी हुई थी, ध्यान रखना है, दोनों देशों के, नवाज शरीफ के बीच में और उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में। और नवाज शरीफ जी ने बार बार ही क्या किया, एक ही मुद्दा उठाया, कश्मीर मुद्दा, जिस वजह से ये वार्ता ज्यादा सफल नहीं रह सकी। और उसी समय अगर हम देखें, क्योंकि उसी 1998 में जो पाकिस्तान है उसने परमाणु परीक्षण किया था, तो भारत के लिए भी ये जरूरी था कि भारत क्या करे, अपने सैन्य को ताकतवर बनाने के लिए भारत भी अपना परमाणु परीक्षण करे, ताकि कल को अगर पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो तो उससे हम परमाणु बम का जवाब परमाणु बम से दे सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे चल के जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि उनके सेना नायक थे, मैंने बताया, उन्होंने 1999 में वहां पर तख्ता पलट हो जाता है, नवाज शरीफ की जगह पर कौन आ गए, अब जनरल परवेज मुशर्रफ आ गए, ठीक है। और फिर यहाँ पर नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ को परचूर कर दिया गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहले जो मुशर्रफ जी थे उनको हटाकर फिर नवाज शरीफ जी आ गए, और ठीक है, और इसके बाद में सारे प्रयास भी बेकार गए। इसके बाद में भारत ने डिमांड करी कि भाई पाकिस्तान ने हम पे बेमतलब में कारगिल पे हमला किया है, और इसीलिए इसको जो है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है उनसे इसको बाहर निकाल दिया जाए। 2001 में शुरू में परवेज मुशर्रफ से बातचीत करने के लिए आगरा भी बुलाया गया, जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन आगे चल के ये वार्ता जो है वो असफल रही। रीजन क्या था, रीजन ये रहा कि दोनों देशों के जो नेता थे वो एक ही बात पे अड़े रहे, पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को लेकर कि भाई कश्मीर पे मसला पे बातचीत होनी चाहिए, कश्मीर मसले पे बातचीत होनी चाहिए, इस वजह से। तो ये हम इस जगह देखते हैं कि 1989 में भारत पाकिस्तान के संबंध जो है विनाशक रहे। विनाशक का मतलब अच्छा नहीं रहा। 1989 में सैनिक तानाशाह के द्वारा जो है बहुत ज्यादा तानाशाही जो है वहां पर सैनिक तानाशाही बढ़ गई। भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा रिश्ते बिगड़ गए, और 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत की संसद पर आक्रमण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको देखना है। भारत की जो संसद है उस पर हमले करने की कोशिश की, और इसके बाद में उस समय के जो नेता थे सौभाग्यवश उन्होंने क्या किया, सुरक्षा बल उस समय मौजूद थे, लेकिन गोलीबारी हुई दोनों पक्षों के बीच में, हमारी सेना के बीच में और उनके बीच में, और 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों को उस समय क्या किया, मार गिराया गया। तो इसमें अगर देखेंगे भारत ने इस्लामाबाद में अपने जो भी वहां पर हमारे राजनायक थे, जिसे हम बोलते हैं आईएफएस ऑफिसर, उनको वापस बुला लेगा। पाकिस्तान के साथ में जो रेल बस सारे मार्ग जो है सारे संपर्क तोड़ दिए, क्योंकि हमारे संबंध बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। और भारत सरकार ने विश्व में एकमात्र ऐसी महाशक्ति अमेरिका से अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिए। ठीक है, भारत सरकार ने धीरे धीरे क्या करा, अमेरिका से अपने अच्छे रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। और अंत में हम देखते हैं भारत की जो गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता पे भी सवाल उठाए जाने लगा, क्योंकि भारत अब अमेरिका से ज्यादा अपने रिलेशन बनाने लगा था। अमेरिका की तालिबानी शासन अफगानिस्तान में अलकायदा के विरुद्ध लड़ाई में पूरा सहयोग करने के लिए वादा किया। अब यहाँ पर आतंकवाद से लड़ने के लिए, क्योंकि अमेरिका में भी आपको पता है 9/11 का घटना हुआ था। 9/11 की घटना के बाद में अमेरिका ने तालिबान और जो साथ ही साथ जितने भी अलकायदा संगठन है इन सब पे जो है हमले करने की, या फिर ऐसे देश जो इनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं उन्हें हेल्प करने की डायरेक्टली घोषणा कर दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई हमारा संबंध जो है अमेरिका से आतंकवादियों की वजह से अच्छा धीरे धीरे सुधरने लगा, और धीरे धीरे अगर हम देखें तो हमारा जो अमेरिका से संबंध उससे अच्छा होना स्टार्ट हो गया। सो होपफुली आपको ये भी क्लियर होगा। इसके बाद में अब भाई उस समय की जो सिचुएशन अगर हम बात करें तो एक ध्रुवीय थी। एक ध्रुवीय होने का मतलब यह है कि उस समय अमेरिका ही एकमात्र विश्व की ताकतवर देश थी। अगर आप लोगों को अपना विकास करवाना तो इसीलिए उससे अपने अच्छे संबंध बनाने जरूरी बन गए थे। गुटनिरपेक्षता की वजह से प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे समाप्त होगी। गुटनिरपेक्षता का एक पक्ष ये भी था कि भाई सभी गुटों से हम क्या करेंगे, सभी नेता दूरी बना के रखेंगे। देशों के बीच में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उनके बीच में विवाद को निपटारा करने की कार्य करेंगे। तो एक पॉइंट ये भी इस समय बनता है कि भाई जो भारत की जो प्रासंगिकता थी गुटनिरपेक्षता की, उसके ऊपर एक सवाल उठे। अगली चीज हम यहाँ देखते हैं कि भाई भारत ने क्या है कि पाकिस्तान से अपने रिलेशन बिल्कुल दूर कर लिए, और धीरे धीरे हम देखेंगे हमने एक अल्टरनेटिव देखा अमेरिका की जगह, लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसे हम बोलते हैं पूर्व की ओर देखो नीति का अनुसरण किया। उस समय हमें ध्यान रखना हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, तो
तो उस समय हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये थे, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह जी ये थे। और आगे चल के भारत ने यूरोपीय संघ, आसियान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों से अपने रिलेशन जो है वो बनाने शुरू कर दिए। 2003 के बाद से भारत और चीन के रिलेशन भी धीरे धीरे सुधरने चले गए, व्यापार बढ़ना शुरू हो गया। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब भाई ये निष्कर्ष वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये वाला आप सभी को अपने बुक से देखना है बिल्कुल ही एज इट इज। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस नए वीडियो से आप सभी के लिए इतने ही। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक है, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप के थ्रू यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम या फिर जो भी अलग हमारे ग्रुप्स हैं वो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार उन पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।